अब स्टार्ट करो। हेलो एवरीवन, इट्स शगुन खेवाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई और बच्चा लोग, सर्दी वर्दी कैसे पड़ रही है? सर्दी के चक्कर में सोना नहीं है, अपन को पढ़ना है, पढ़ाई पे ध्यान देना है। कितनी भी ठंड हो, कंबल लपेटे बैठो और पढ़ो, ठीक है? सोना नहीं उस कंबल के अंदर। चलो, सर्दी अच्छी खासी हो रही होगी वैसे। हिमाचल में तो काफी हो रही है। नॉर्थ इंडिया में नीचे की साइड थोड़ी कम होगी कंपैरिजन में। चलो अभी देखते हैं। अब हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था भैया? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने निपटा दिया था उसको, टोटे टोटे कर दी थी हमने इसकी। अब हम फीमेल के टोटे टोटे करने वाले हैं आज, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। समझे? चलो लास्ट लेक्चर है, पहले ये भी बता दूं तुम्हें। हमने क्या पढ़ा था सबसे पहले कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर क्या होते हैं, जो रिप्रोडक्शन कराते हैं उनका नाम होता है जर्म सेल। उन जर्म सेल का नाम क्या था? मेल के अंदर उस जर्म सेल का नाम था स्पर्म। क्या नाम था उसका? स्पर्म नाम था। तो फीमेल के अंदर भी कुछ नाम होना चाहिए, तो फीमेल को हमने क्या नाम दे दिया? फीमेल के जर्म सेल को हमने नाम दे दिया एग। अब ये जो तुमने हाँ एग देखा, ये एग तुम्हें कहीं और भी दिखा? मेरा मतलब ये कहीं और भी पढ़ा तुमने? हाँ पढ़ा था। हमने कहाँ पढ़ा था? जब हमने प्लांट का रिप्रोडक्शन पढ़ा था, प्लांट रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब हमने पढ़ा था, जब हमने वो पढ़ा था स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, तो हमने देखा था कि ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल होता है, उस ओव्यूल के अंदर एग प्रेजेंट होता है। तो यहाँ वो फीमेल का था और यहाँ पे भी फीमेल की बात कर रहे। तो फीमेल का प्लांट हो या ह्यूमंस हो, दोनों के केस में क्या होता है? एग ही होता है उसके जर्म सेल का नाम। लेकिन मेल के जर्म सेल का नाम अलग अलग हो जाता है। मेल जर्म सेल का नाम इंसान के अंदर तो हो जाता है स्पर्म, ठीक है? और जो प्लांट्स है, प्लांट्स के अंदर उसका नाम क्या हो जाता है? प्लांट्स के अंदर उसका नाम हो जाता है स्टेमन। समझ आई? कितनी बात समझ आई? चलो आगे। अब क्या होता है जब लड़की का जन्म होता है? तो जब एक लड़की का जन्म हो रहा होता है, जन्म से पहले ही, बिफोर बर्थ, मतलब जब जो लड़की होती है वो मदर की वूम्ब के अंदर होती है, उस टाइम पे उसके अंदर ये एग्स बनने शुरू हो जाते हैं। उसी स्टेज से देखो, अब तो उसके आंख नाक वगैरह वो सब भी अच्छे से नहीं बने हैं, उस तभी से उसके अंदर ये एग बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है? लेकिन अगर मैं बात करूं, फिर जैसे ही उसका जन्म हुआ, जन्म होने के बाद जब वो प्यूबर्टी की स्टेज में पहुंचती है, तो इन एग्स की संख्या कम हो जाती है, इन एग्स की मात्रा जो है वो कम हो जाती है, घट जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इनकी क्वांटिटी डिक्रीज क्यों होती है? अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं इसकी वजह से। बॉडी फैक्टर होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं, बॉडी कंडीशंस होते हैं, उसकी वजह से ये होता ही होता है। कहीं कोई ऐसा साबित नहीं करेगा कि नहीं भाई नहीं होता, ये होगा ही होगा। तुम अगर देख लेना, एग्स काउंट करते हो किसी गर्ल के अंदर, जब उसका जन्म हुआ है और जब वो प्यूबर्टी में पहुंची है, तो उसकी जो संख्या है, क्वांटिटी है, वो डिक्रीज होगी ही होगी। ये हमेशा होता है, ठीक है? अब क्या होता है भैया? अब लड़की के अंदर तो एग बचपन से ही बन जाते हैं जब वो अपनी मदर के वूम्ब के अंदर होते हैं, लेकिन जो लड़के होते हैं, मेल्स होते हैं, उनके अंदर जो स्पर्म होते हैं वो जब बनेंगे, जब वो प्यूबर्टी की स्टेज पे पहुंच जाएगा, मतलब वो 12 से 18 साल की उम्र के बीच में जब आ जाएगा, उस टाइम पे स्पर्म की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है मेल्स के अंदर। लेकिन फीमेल्स के अंदर एग की फॉर्मेशन कब होती है? वो जब वो अपनी मदर के वूम्ब में होती है, उसी टाइम से उसकी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ही वो प्यूबर्टी तक पहुंची, उस स्टेज तक पहुंची, रिप्रोडक्शन के तल तक पहुंचती है वो, उस टाइम पे उन एग्स की जो संख्या होती है वो डिक्रीज हो जाती है। इतनी बात समझ आई? चलो भैया, अब आगे, आगे की बात। चलिए, अब क्या होता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो भी क्या करता है? बहुत सारे हॉर्मोन्स निकालता है। जैसे मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकल रहा, तो फीमेल बोलेगा अपन काय पीछे रहेगा, अपन भी निकालेगा। तो वो भी बहुत सारे हार्मोन निकालता है। मैंने सिर्फ यहाँ एक का नाम लिया, एस्ट्रोजन। ऐसे प्रोजेस्टेरोन होता है, अलग अलग तरह के हॉर्मोन्स होते हैं जो निकलते रहते हैं, प्रेगनेंसी के टाइम पे भी निकलते रहते हैं। अब क्या होता है, सिंपल सी बात है। सबसे पहले मैं तुम्हें क्या दिखाती हूँ, एक पाथवे पढ़ते हैं हम। पाथवे देखो, पाथवे क्या है? सबसे पहले होती है ओवरी, ओवरी के बाद फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब के बाद यूट्रस, फिर सर्वेक्स, फिर वेजाइना। ये कुछ पार्ट्स होते हैं, ये समझ में आ रही है तुम्हें? ये कुछ पार्ट्स हैं। ये किसके पार्ट्स हैं? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले इमेज देखो, इमेज में तुम्हें दिखाऊं, ये देखो। ये क्या होता है? सबसे पहले जो तुम्हें रेड कलर की दिखी है, ये दो होती है ओवरी। इन ओवरी के अंदर एग्स बनते हैं, ठीक है? तो इन ओवरी के अंदर एग्स बनते हैं। तो इन ओवरी के अंदर एग्स, ये अंडे जो होते हैं वो स्टोर होते हैं, इधर भी इधर भी। हर महीने क्या होता है, को किसी भी ओवरी में से हो सकता है, वो एक एग रिलीज होगा, कभी इससे कभी इससे कभी इससे कभी इससे, अल्टरनेटिवली चलता रहता है। तो हर महीने क्या होता है, एक एग रिलीज होता है। मान लो भैया इस महीने एक एग रिलीज हुआ इस वाली ओवरी से, वो एग क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा। इसे क्या बोलते हैं? ये जो ट्यूब तुम्हें दिख रही है, इसका नाम होता है
फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब इसका नाम होता है, या फिर हम इसे ओविडक्ट बोल सकते हैं। इससे फेलोपियन ट्यूब बोल रहे हो, ओविडक्ट बोल लो, तो एक ही मतलब होता है दोनों का। तो जैसे यहाँ से फिर इसके बाद ये क्या होता है हमारा, ये वाला यूट्रस वाला रीजन होता है, नीचे ये वाला हो गया सर्वेक्स, और ये वाला होता है वजाइना वाला रीजन। समझ आए? अब क्या होगा, यहाँ से सबसे पहले हर महीने एक एग निकलेगा, वो एग निकला, निकलने के बाद वो एग क्या करेगा, इस ओविडक्ट में, मतलब कि इस ओविडक्ट में जाता है। फिर वो एग क्या करेगा, ऐसे नीचे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, यहाँ तक। ये इस तरह होता है। ये ऐसे मतलब ये एक रास्ता होता है, ये रास्ता होता है फर्टिलाइजेशन का। फर्टिलाइजेशन मतलब जिस चीज से प्रेगनेंसी होती है उस चीज का रास्ता ये होता है। लेकिन थोड़ा सा मैं तुम्हें अभी थोड़ा डिटेल में इसे हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी तुम सिर्फ इतनी बात याद रखना कि हर महीने एक एग रिलीज होता है। ठीक है? कहाँ से रिलीज होता है? ओवरी से रिलीज होता है। दो ओवरी होती है, कोई सी से भी रिलीज हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि लेफ्ट वाली से होगा राइट वाली से होगा, किसी से भी रिलीज हो सकता है। तो क्या होता है, सबसे पहले क्या होगा, जब स्पर्म आएगा, अब देखो मेल की बॉडी ने क्या रिलीज करा, स्पर्म रिलीज करा। मेल ने क्या रिलीज करा, मेल ने भैया स्पर्म रिलीज कर दिया। अब मेल ने तो स्पर्म रिलीज कर दिया, वो स्पर्म मेल की बॉडी से बाहर निकल गया। हमने पढ़ा था कि यूरिन और स्पर्म का रास्ता एक ही होता है, तो क्या हो गया, उसी रास्ते से क्या होता है, जो स्पर्म होता है मेल से वो बाहर निकल के आ गया। अब हमारे पास स्पर्म तो आ गया, ठीक है, हमारे पास स्पर्म आ गया। अब ये स्पम हमारे पास आ गया, पर अब इस स्पम का क्या, क्या स्पम का, अब ये स्पम क्या करेगा, फीमेल की बॉडी में को यहाँ से वजाइना से एंटर करता है, ऐसे ऐसे घुसेगा, इधर से घुसने की कोशिश करेगा, यहाँ घुसेगा, फिर यहाँ पे सर्वेक्स में घुसेगा, उसके बाद ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा, और फिर इधर यहाँ पे इस वाले पोर्शन में पहुंच जाएगा। ये कौन था, ये था स्पम, ये तो आ गया हमारा स्पर्म। अब मान लो ओवरी ने क्या निकाल दिया, एग निकाल दिया। तो यहाँ से ओवरी के अंदर एग होते हैं, तो ओवरी ने क्या निकाल दिया, एग निकाल दिया। तो वो एग क्या होगा, यहाँ से ऐसे, जो एग होगा वो क्या करेगा, यहाँ से ऐसे मूव करेगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, यहाँ से एग मूव करना शुरू करेगा, ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है? अब ये इधर स्पर्म भी आ गया, एग भी आ गया, ये दोनों आपस में मिलके फ्यूज हो जाएंगे, और जैसे ही ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे, इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। इस फर्टिलाइजेशन के होते ही क्या बनेगा, स्पर्म के साथ कौन मिल गया, स्पर्म के साथ मिल गई है अब हमारा, सॉरी, स्पर्म के साथ कौन मिल गया, स्पर्म के साथ मिल गया हमारा एग, स्पर्म के साथ हमारा एग मिल गया। और जैसे ही स्पर्म के साथ एग मिल गया तो क्या बन जाएगा हमारा, जाइगोट। जैसे पीछे बना था जब हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, तो जाइगोट बन गया। अब आगे क्या होगा, जाइगोट से क्या बनता है, हमने ये भी पढ़ा था, जाइगोट से क्या बनता है, जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो। जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, और कैसे बनता है, कौन से प्रोसेस से बनता है, ये भी पढ़ा था हमने, माइटोसिस से बनता है। सेम टू सेम चल रहा है अभी तक तो, माइटोसिस से बनता है। अब क्या होगा आगे, क्या लगता है तुम्हें क्या होगा, अब क्या होगा मैं तुमको बताती हूँ। देखो यहाँ पे क्या हुआ, स्पर्म और ओवम थे, सॉरी, एग का दूसरा नाम ओवम भी होता है, मेरे मुंह से ओवम निकला, इससे तुम ये मत डर डर जाना कि हाय पता नहीं क्या बोल दिया, इसका दूसरा नाम ओवम भी होता है। ठीक है, याद रखना, एग बोल लो या ओवम बोल लो एक ही बात होते हैं। अब इन दोनों ने क्या करी, यहाँ पे पार्टनरशिप कर ली, हैंडशेक कर लिया, हाथ मिला लिया। अब आगे क्या, आगे क्या होगा, अब जैसे इन्होंने पार्टनरशिप कर ली, हाथ मिला लिया, हैंडशेक वैंडशेक इनका हो गया, अब ये सोचेंगे चल यहाँ नहीं रहते, थोड़ा घूमते हैं, तो टहलने निकलेंगे। तो टहलने निकलने के लिए ये लोग क्या करते हैं, यूट्रस के अंदर आते हैं, यूट्रस के अंदर आएंगे टहलने के लिए। ठीक है, यूट्रस के अंदर ही घूमने फिरने आ गए आराम से, चलो भाई यहाँ पे आ गए, इन दोनों का फ्यूजन हो गया यहाँ पे, तो घूमने फिरने यूट्रस में आ गए। अब यूट्रस में क्या सोचते हैं कि अरे वाह यहाँ पे तो खूब खुला स्पेस है, तो एक काम करते हैं यहीं पे अपना डेरा डाल लेते हैं। तो ये दोनों यहाँ पे ही अपना डेरा डाल लेंगे यूट्रस की दीवार पे, ऐसे दीवार पे यहीं पे अंदर घुस जाएंगे, इस दीवार में अंदर घुस जाएंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग इम्प्लांटेशन। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलते हैं हम इम्प्लांटेशन। क्या बोलेंगे, इम्प्लांटेशन। अरे भैया रे, इम्प्लांटेशन इसको हम लोग बोलते हैं, वैसे ये तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन मैंने फिर भी बता दिया। ये इसकी यूट्रस की दीवार में डेरा डाल लेंगे, अंदर को ऐसे धस जाएंगे, जैसे यूट्रस की वॉल है जिसके अंदर ऐसे घुस जाएंगे, ऐसे अंदर घुस गए तो वॉल ने इन्हें कवर कर लिया। ठीक है, चारों तरफ से नहीं किया लेकिन इतना कवर कर लिया, तीन तरफ से तो कर ही लिया। तो इसे बोलते हैं हम लोग इम्प्लांटेशन। ये हो गया यहाँ पे इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन होने के बाद क्या होगा,
अब ये जो यहाँ पे है, ये जो बना है, ये जाइगोट बना था, जाइगोट के बाद एम्ब्रो बन गया, एम्ब्रियो के बाद यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो गया, इम्प्लांटेशन हुआ, इम्प्लांटेशन होने के बाद क्या होता है, अब इसमें जो ये अब क्या बन गया, ये फीटस बन गया, फीटस मतलब कि बच्चा बन रहा है अब ये जो बच्चा होगा, इस बच्चे के आंख, नाक, मुंह, बाल, कान, ये सारी चीजें क्या होंगी, आनी शुरू होंगी, डेवलप होने, ऑर्गन्स डेवलप होने शुरू होंगे, उंगलियां, पैर, सब कुछ डेवलप होना शुरू होगा। और जब सब कुछ डेवलप हो जाएगा, पूरे 9 महीने के बाद ये बच्चा क्या होगा, यहाँ से सर्वेक्स और वजाइना के थ्रू क्या हो जाएगा, बॉडी से बाहर निकल जाएगा, फीमेल की बॉडी से बाहर निकल जाएगा। और निकलता कैसा है, ऐसे निकलना इतना आसान नहीं होता। बहुत अगर इतना आसान होता फिर दिक्कत ही क्या थी, बहुत ज्यादा पेन होता है इसमें। ये जो मसल्स होती है ना बेटा, ये मसल्स, इन मसल्स में खिंचाव होता है, ऐसे खींचेंगे ये मसल्स। अगर नॉर्मली मसल इतनी है ना, तो जब डिलीवरी हुई होगी तो उस टाइम पे मसल्स इतनी हो जाएंगी, इतना कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है इनके अंदर, ऐसे खींचते हैं पूरी तरीके से। और तब जाके जो वो फीटस था, वो बच्चा होता है, वो मदर के वुम्ब से बाहर निकलता है वजाइना के थ्रू। समझ आया? इतनी बात समझ आई? तो ये होता है। समझ आया क्या हुआ? अब देखो, सिंपल सी बात है, सिंपल सा फंडा इसमें क्या हुआ। अब ये था यहाँ पे, ओवरी थी, ओवरी ने क्या निकाला भैया, इधर से सबसे पहले मेल ने पहले स्पर्म निकाल लिया था। अब मेल का स्पर्म क्या आया, इधर से अंदर घुस गया, अंदर घुसने के बाद वो यहाँ पे पहुंच गया, पहुंच गया। अब फीमेल ने क्या निकाला, स्पर्म को देख के, चल भाई आ रही हूँ मैं भी तेरे से मिलने, वो भी मिलने निकल गई। तो ओवरी ने क्या निकाल दिया, एग भेज दिया, अपनी अपनी अंडा भेज दिया। तो उसने कहा मिलने जा रहे हैं। तो ये इन दोनों ने हैंडशेक कर लिया, फ्रेंडशिप हो गई, बढ़िया फ्रेंडशिप हुई। फ्रेंडशिप होने के बाद फिर क्या हुआ, दोनों के दोनों यूट्रस में आ गए। यूट्रस में दिखा खुली खुली जगह है, आराम से रह सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे आराम से रह गए। रहने के बाद क्या हुआ, यूट्रस की दीवार के साथ फ्रेंडशिप कर ली। यूट्रस की दीवार के साथ इन लोगों ने फ्रेंडशिप करी। फ्रेंडशिप करने के बाद 9 महीने के बाद जब ये फीटस पूरे तरह डेवलप हो गया, इसके आंख, नाक, कान, मुंह, बॉडी ऑर्गन सब कुछ आ गए, उस टाइम पे डिलीवरी होती है इसकी, ये बच्चा बन जाता है। अब एक डिलीवरी होगी, अब डिलीवरी के टाइम पे क्या होता है, ऐसे इधर से डिलीवरी होगी तो जो वजाइना के थ्रू डिलीवरी होती है, तो जो वजाइना होता है और जो यूट्रस होता है, इनमें क्या होगा, कॉन्ट्रेक्शन होता है, बहुत तेज तेज, बहुत तेज तेज कॉन्ट्रेक्शन होगा यूट्रस के अंदर। ऐसे ये यूट्रस जो है ना, इसकी दीवार, क्योंकि देखो इतना पतला रास्ता है और इसमें को हमें एक बच्चे को निकालना है, कितना वो होता है ना, कितने एक बच्चे को इधर इतने रास्ते में को निकालना है, तो उसके लिए कॉन्ट्रेक्शन होगी, ऐसे इसकी मसल्स खुल जाती हैं बार बार, ऐसे 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 होता है, ऐसे ऐसे। तब जाके जो बच्चा होता है वो यूट्रस से बाहर निकलता है थ्रू वजाइना। समझ आई इतनी बात? अब ये होता है, लेकिन ये कब हुआ, ये तो जब हुआ ना, जब स्पर्म आया। अगर स्पर्म ना आया तब क्या होगा, तब क्या होता है, सोचा है? ये तो जब हुआ जब स्पर्म आया, अगर स्पर्म ना आया तब क्या होगा। चलो अब वो भी देखते हैं, अगर स्पर्म ना आया। अब क्या है भाई, यूट्रस को एक बात हमारे ब्रेन ने कह दी कि तेरा सिंपल सा काम है, तुझे हर महीने अपनी दीवार, जो ये वॉल्स है ना, इन्हें अच्छे से तैयार रखना है। तैयार क्यों रखना है इन्हें अच्छे से, इन वॉल्स को, ये जो वॉल्स है यूट्रस की, इन्हें तैयार क्यों रखना है, क्योंकि इन्हीं के अंदर तो इम्प्लांटेशन हुई थी ना, इन्हीं के अंदर तो, जब स्पर्म और जो एग था उन्होंने फ्रेंडशिप करी थी, वो दोनों यहीं पे आके तो ठहरे थे ना। तो उस ये क्या है, ये यूट्रस ही तो है, यूट्रस के अंदर आके ठहरे थे वो दोनों। तो यूट्रस तो, दिमाग ने बोल दिया, यूट्रस को पता चल गया कि भाई तुझे ना तैयार रहना है हर वक्त, किसी भी टाइम पे क्या हो सकता है, जो स्पर्म और एग है वो दोनों आके फ्रेंडशिप करके तेरे पास रहने आ सकते हैं। ठीक है, रहने आ सकते हैं, क्योंकि तेरे पास काफी बड़ी जमीन है, काफी बड़ा घर है तेरा, इतना तो क्लियर हो गया। अब क्या होता है भैया, अब अगर स्पर्म आया ही ना, तो क्या होगा। अब ओवरी को तो पता है, ओवरी को पता है कि तुझे एग रिलीज करना है, और यूट्रस को पता है कि तुझे अपनी वॉल, अपनी जो दीवारें हैं, अपना जो घर है वो अच्छे से मरम्मत करा के अच्छे से रखना है। ठीक है। बट इस बार क्या हो गया, धोखा हो गया अपन के साथ। धोखा क्या हो गया, फीमेल की बॉडी में स्पर्म आया ही नहीं। तब क्या हुआ, अब ओवरी ने तो एग निकाल दिया, एग ऐसे गया गया गया, यहाँ पहुंच गया, इंतजार कर रहा है, स्पर्म है ही नहीं। तब क्या होगा, तब उस टाइम पे बेटा क्या होता है, उस टाइम पे क्या होता है, अब जो यूट्रस की वॉल होती है ना, अब ये वॉल्स जो है, एग तो रिलीज हुआ, अब ये जो बॉल्स होती है ना बेटा, ये बॉल्स क्या करती हैं, यूट्रस की इन बॉल्स के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं बहुत सारी। वो ब्लड वेसल्स क्या हो जाती है, टूट जाती है, ये वॉल टूट जाती है, रप्चर हो जाती है, क्योंकि इसे तो आदत है, किस चीज की आदत है, कि वो आएंगे और ऐसे इस यहाँ पे वो करेंगे, आई मीन टू से यहाँ पे स्टे करेंगे, दोनों के दोनों रह के। ठीक है।
तो ये वाली जो दीवार होती है ये टूट जाती है, और जैसे ही ये वाली अंदर वाली दीवार टूट जाती है, इसके अंदर होती है ब्लड वेसल्स, तो उन वो वेसल्स भी टूट जाएंगे, और जैसे ही वो वेसल्स टूट जाएंगी उन वेसल्स से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, और वजाइना के थ्रू बॉडी से ब्लड बाहर आता है। समझ आया? तो इसे मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन का फेज बोलते हैं, जो मैंने तुम्हें पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था। ये कब होता है? ये हर महीने होता है फीमेल्स के अंदर, अगर स्पर्म नहीं आता तब। अगर स्पर्म आ जाता है तो उस टाइम पे ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये रुक जाती है, मेंस्ट्रुएशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि स्पर्म ने एग के साथ फ्रेंडशिप कर ली, फ्रेंडशिप करके वो दोनों यहाँ पे सेटल हो चुके हैं। अब बोल को तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, अब तो फ्रेंडशिप हो गई, अब आगे कोई टेंशन नहीं है। जब फ्रेंडशिप नहीं होती तो उस टाइम पे क्या हो जाता है, ये वाली जो बॉल्स है, ये जो बॉल्स है ये टूट जाती है, जिसकी वजह से ब्लड बाहर निकलना शुरू हो जाता है, और ये ब्लड 3 से 5 दिन तक, किसी किसी के अंदर 8 दिन 10 दिन भी हो जाता है, निकलता रहता है फीमेल्स की बॉडी के अंदर से। महीने में एक बार होता है ये, तो देखो हर महीने हो रहा है ये। अगर स्पर्म नहीं आ रहा तो ये हर महीने होता है, और अगर स्पर्म आ रहा है तो फिर तो ये जब तक प्रेगनेंसी रहती है तब तक ये नहीं होता प्रोसेस, क्योंकि स्पर्म मिल गया, स्पर्म की तो खोज थी, वो मिल गया। ठीक है, लेकिन जब वो नहीं मिला उस टाइम पे क्या होगा? उस टाइम पे ये वॉल्स टूटेंगी, और टूटने के बाद क्या होगा? ब्लड इनसे बाहर निकलेगा। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो आज भी हमारी सोसाइटी में अनडिस्कस्ड वे में रखा जाता है, क्योंकि हम लोग इसे डिस्कस करना पसंद नहीं करते, स्पेशली जो थोड़े लो वैसे एरिया होते हैं, गांव वगैरह के एरिया होते हैं, थोड़े जो बैकवर्ड एरियाज होते हैं उनके अंदर। बट ये कोई बुरी बात नहीं है, इसी की वजह से आज ह्यूमन लाइफ है। अगर ये प्रोसेस ना हो फीमेल्स के अंदर तो ह्यूमन लाइफ भी नहीं होगी। तुम लोग जो बैठ के ही पढ़ रहे हो ना बेटा जी, ये भी नहीं होगा। बट इसको एक अनडिस्कस्ड टॉपिक माना जाता, छी छी क्या बात कर दी, क्या बात कर दी, क्या बात कर दी। इट्स अ साइंस, इट्स अ फैक्ट। अगर ये नहीं होगा तो इस धरती पे कुछ भी पॉसिबल नहीं है, कुछ भी। एक इंसान भी पॉसिबल नहीं है इस धरती पे। बट इसको मानते हैं कि अरे ये नहीं बोलना, बड़ों के सामने ये नहीं बोलना, ये नहीं बोलना, वो नहीं बोलना। आई डोंट नो व्हाट द हेल व्हाट द शिट इज दिस। क्या कर सकते हैं, छोड़ो भैया। अब देखो मैंने तुम्हें क्या बताया, अब स्पर्म आया, स्पर्म ने क्या करा, वजाइना के थ्रू एंटर करा, और एंटर करके कहाँ चला गया? फैलोपियन ट्यूब में, उस ट्यूब में घुस गया। ठीक है, अब उस ट्यूब में क्या हो गया? स्पर्म और ओवम का फ्यूजन हो गया। फ्यूजन मतलब फ्रेंडशिप हो गई। फ्रेंडशिप होने के बाद क्या हो गया? उन दो उस फ्रेंडशिप को क्या बोलता है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, उस फर्टिलाइजेशन से क्या बन जाएगा? जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट आगे जाके क्या करेगा? माइटोसिस करेगा। माइटोसिस से क्या बन जाएगा? एम्ब्रियो बन जाएगा। एम्ब्रियो के बाद उसके अंदर ऑर्गन्स बनने शुरू हो जाएंगे, और जैसे ही उसके अंदर ऑर्गन्स बनने शुरू हो जाएंगे उसे हम लोग बोल देंगे फीटस। और 9 महीने के बाद क्या हो जाएगा? अब जो बच्चा है वो बिल्कुल तैयार है बॉडी से बाहर निकलने के लिए। लेकिन तुमने सुना होगा जब भी कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम पे क्या बोलते हैं कि मदर को ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, ये सब, इतना पानी पीना चाहिए, ये करना चाहिए। अरे भाई क्यों भैया? खा तो मम्मी रही है ना, बच्चा थोड़ी ना खा रहा है? ये बच्चा भी खा रहा है? खा रहा है बच्चा? बच्चा भी खाता है, वो जो फीटस है ना वो भी खाता है, उसको भी खाना चाहिए, वरना वो इतना तंदुरुस्त कैसे होगा रे? वो 1 2 किलो 3 किलो 3.5 किलो का कैसे पैदा होगा अगर वो कुछ खाएगा ही नहीं? तो जो मदर खाती है ना, वो मदर खा रही है, वो बच्चे तक भी पहुंचता है। इसलिए मदर को बोला जाता है कि अच्छा खाना खाना चाहिए, बाहर का जंक नहीं खाना चाहिए, अल्कोहल वगैरह कंज्यूम नहीं करनी चाहिए खूब। लेकिन वो पहुंचता कैसा है बच्चे तक वो खाना? वो खाना बच्चे तक पहुंचता है प्लेसेंटा के थ्रू। प्लेसेंटा के थ्रू, प्लेसेंटा क्या होता है? प्लेसेंटा एक ऐसा डंडे जैसा स्ट्रक्चर होता है, नीचे फिगर दिखाऊंगी, जिससे ऐसे नीचे बच्चा जुड़ा हुआ होता है। ये जो प्लेसेंटा होता है, ये प्लेसेंटा मदर की बॉडी से, एक तरफ तो ये माँ का खून है, माँ का ब्लड है, मदर का ब्लड है एक तरफ। ठीक है, एक तरफ क्या है? ये मदर की बॉडी है, मदर का ब्लड है, बीच में प्लेसेंटा है, और ये जो है ये बच्चा है नीचे। ठीक है, ये फीटस है, ये क्या है? फीटस है। तो इस प्लेसेंटा के थ्रू क्या होता है? ये खाना बच्चे की बॉडी के अंदर आता है मदर के ब्लड से, मदर के ब्लड से। और फिर यहाँ से जितनी भी गंदगी वेस्ट होगी वो बच्चे के अंदर से वापस मदर के ब्लड में चली जाती है। किसके थ्रू हो रहा है ये? इस प्लेसेंटा, इस ट्यूब के थ्रू हो रहा है, प्लेसेंटा के थ्रू। जैसे कि देखो नीचे तुम्हें मैं डायग्राम दिखाऊंगी। देखो ये होता है प्लेसेंटा, भैया जी ये होता है प्लेसेंटा, दिख रहा है तुम्हें ये प्लेसेंटा? ये देखो, ये अंदर दिख रहा है, ये है बच्चा, दिख रहा है जो मैंने मार्क किया, ये बच्चा है।
ये वाली जो ट्यूब है ये प्लेसेंटा है, ठीक है। और ये मदर की बॉडी है, आसपास मदर का ब्लड दौड़ रहा है यहाँ पे। समझ आई इतनी बात। अब ये क्या है यहाँ पे, ये 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 विलई होती हैं। इन विलई का क्या काम है, इन विलई का काम होता है ज्यादा से ज्यादा खाना, ग्लूकोज, ऑक्सीजन को लेना और उसे बच्चे तक पहुंचाना। क्योंकि विलई मैंने बताया था ऐसी शेप की होती है, ऐसी 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 क्यों होती हैं, ताकि इनका सरफेस एरिया ज्यादा हो। अगर इनका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, ज्यादा खाना एब्जॉर्ब करेंगे, ज्यादा ऑक्सीजन लेंगे, ज्यादा पानी लेंगे और ज्यादा न्यूट्रिएंट्स लेंगे और उसे बच्चे तक पहुंचा पाएंगे बहुत आराम से, खूब सारा न्यूट्रिएंट्स बच्चे तक जाएगा। इसलिए ये जो होती है ऐसी विलई शेप, इसीलिए विलई ऐसी शेप की होती है ताकि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाए। ठीक, समझ आए इतनी बात। अब ऊपर क्या है भाई, अब देखो ये होता है तो प्लेसेंटा हो गया, स्पेशल तरह का टिश्यू होता है प्लेसेंटा, जो क्या काम करता है, खाने को मदर के ब्लड से बच्चे तक पहुंचाता है। और बच्चे के अंदर जितनी भी वेस्ट है, बच्चा भी तो वेस्ट निकालेगा। अब मम्मी खाती है तो भैया तुम भी तो जाके, मम्मी भी तो उसको वेस्ट को निकालेगी, तुम भी तो वेस्ट निकालते हो अपनी बॉडी से, तो क्या बच्चे के अंदर वेस्ट नहीं बन रहा, बन रहा है। लेकिन वो कैसे निकलता है फिर, वो वेस्ट उसी प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे के अंदर से मदर के ब्लड में आ जाता है और मदर के ब्लड से फिर वो मदर की बॉडी के थ्रू बाहर निकलता है। देख रहे हो कितना कैसा प्रोसेस चल रहा है, क्या प्रकृति ने क्या बनाया है। समझ आए। अब विलय क्या होते हैं, विलय क्या होती है, प्लेसेंटा के आसपास प्रेजेंट होते हैं। इनका काम होता है सरफेस एरिया बढ़ा देना ताकि बच्चे को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन, खाना, ये सब मिल सके। अब क्या होता है, इन सब चीजों के डेवलपमेंट में 9 महीने लगते हैं। डेवलपमेंट हो कहाँ रहा है, वुम्ब, यूट्रस के अंदर हो रहा है, जिसे हम लोग वुम्ब बोलते हैं। फिर जब डिलीवरी होती है बच्चे की, तो उस टाइम पे जो यूट्रस होता है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होती है। ये जो यूट्रस तुम्हें दिख रहा है ना, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होती है बेटा। और ये कॉन्ट्रैक्शन बड़ी दर्दनाक कॉन्ट्रैक्शन होती है और इसी के थ्रू क्या होता है, बच्चा बाहर निकल के आता है, जो बच्चा अंदर तैयार हुआ है। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है, जब यूट्रस के अंदर स्पर्म और ओवम ने जो आपस में मिल के दोस्ती की थी, एम्ब्रियो बनाया था, वो एम्ब्रियो जब यहाँ पे धस जाता है इसके अंदर, इसकी यूट्रस की वॉल में धस जाता है, तो उसे हम लोग इम्प्लांटेशन बोलते हैं। ठीक है। और उस इम्प्लांटेशन का फायदा क्या होता है कि उस इम्प्लांटेशन से, उस धसने की वजह से क्या होता है, बच्चे का डेवलपमेंट होता है आगे जाके। उसके आंख, नाक, कान, ये सारी चीजें डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं उस इम्प्लांटेशन से। समझ आया। ठीक है। लेकिन ये इम्प्लांटेशन जब ही होगा जब स्पर्म आएगा। अगर स्पर्म ना आया, इम्प्लांटेशन नहीं होगा, इम्प्लांटेशन नहीं होगा, तो जो यूट्रस की दीवार है वो नाराज हो जाएगी और नाराज होके वो रोना शुरू कर देगी। रोने में वो तोड़ फोड़ मचाएगी, तो तोड़ फोड़ मचा के वो अपनी ही वॉल को तोड़ देगी, अपनी ही वॉल को यूट्रस तोड़ देगी। और जैसे ही उसकी वॉल टूटी, यहाँ से ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा और बॉडी के बाहर ब्लड निकलेगा। अगर स्पर्म नहीं आया तो यूट्रस नाराज हो जाएगा, नाराज होने की वजह से तोड़ फोड़ करेगा, अपनी ही वॉल को तोड़ देगा। और अपनी वॉल को तोड़ेगा तो उससे ब्लड वेसल्स भी टूट जाएंगे और ब्लड फिर बॉडी से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा फीमेल्स के अंदर। कितने दिन का, 3 से 8 दिन का प्रोसेस ये होता है। किसी के अंदर कम होता है, किसी के अंदर ज्यादा होता है। यही एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से आज जनरेशन जो है अर्थ पे सरवाइव कर पा रही है। क्योंकि बच्चे जो पैदा होते हैं ना, वो इसी प्रोसेस की बदौलत हो पा रहे हैं। कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर ये प्रोसेस नहीं होता, तो वो कभी भी मदर नहीं बन सकती, क्योंकि उनके अंदर एग ही प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं। ये एग ही एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से बच्चा बन पा रहा है। ठीक है। अगर ये एग रिलीज नहीं होगा तो प्रेगनेंसी इज इम्पॉसिबल। समझ आया। अब ये देखो, ये वही टॉपिक आ गया, क्या होगा अगर एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। नॉट फर्टिलाइज्ड का मतलब है अगर स्पर्म नहीं आया, स्पर्म एग के साथ नहीं मिला, क्योंकि जब स्पर्म और एग की दोस्ती होगी उसे हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो अगर स्पर्म एग के साथ नहीं मिला, तो उस केस में क्या होगा, यूट्रस तो अपने आप को तैयार रख लेगा इम्प्लांटेशन के लिए, मतलब कि उन दोनों को धसाने के लिए तैयार रखेगा। लेकिन स्पर्म तो आया ही नहीं, जिसकी वजह से यूट्रस क्या हो जाएगा, नाराज हो जाएगा। और नाराज होने की वजह से उसे गुस्सा आएगा, वो तोड़ फोड़ मचाएगा। तोड़ फोड़ मचाने की वजह से वो अपनी ब्लड वेसल्स को तोड़ देगा और जैसे ही उसकी ब्लड वेसल्स टूटेंगी, उसकी दीवार टूटेगी, अंदर वाली इनर वॉल तोड़ देगा वो अपनी। वैसे ही क्या हो जाएगा, यूट्रस से, वजाइना से, सर्वेक्स से ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा बॉडी के बाहर। 3 से 5 दिन का प्रोसेस ये होता है, इसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, एग फर्टिलाइज नहीं होता। ठीक है। हर महीने एग निकलता है और ये 12 से 13 साल की उम्र की लड़कियों में शुरू हो जाता है ये प्रोसेस।
ठीक है। अब एक होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या होता है बेटा? रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है हम लोग क्या होते हैं ना, हमारी बॉडी के अंदर 12 से 18 साल की उम्र में, 20 साल 22 साल तक की उम्र में इतने सारे चेंजेस होते हैं कि हम लोग नहीं पहचान पाते उन चेंजेस को, नहीं पता कर पाते उन चेंजेस को। वो चेंजेस क्या होते हैं, मतलब हमारा बॉडी तो डेवलप तैयार हो रही है, लेकिन हमारा दिमाग उस चीज को अडेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता कि ऐसा भी कुछ होता है। ठीक है, तो ये अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या होता है, कुछ लोग क्या बोलते हैं, कुछ लोगों को जिनको अम, वो कंसीव नहीं करना होता, कंसीव इन द सेंस, कंसीव का मतलब होता है जिन लेडीज को प्रेग्नेंट नहीं होना होता, तो उनके लिए क्या हुआ है, बहुत सारे मेथड्स बनाए गए हैं ताकि वो प्रेग्नेंट ना हो। उस चीज को रोकने के लिए बहुत सारे मेथड होते हैं, उन मेथड्स का नाम होता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। सबसे पहला मेथड होता है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड का मतलब होता है जिसमें बैरियर, बैरियर मतलब रुकावट बनना, किस चीज से रुकावट बनना है, स्पर्म और एग की मेटिंग, इन दोनों के मिलने को अगर मैं रोक दूं तो फर्टिलाइजेशन होगी ही नहीं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन की वजह से ही तो इम्प्लांटेशन हुई, और इम्प्लांटेशन की वजह से ही बच्चा बन रहा है। तो अगर मैं स्पर्म को ओवम से, स्पर्म को एग से मिलने से रोक दूं, इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा करूं कि ये दोनों मिल ही ना पाए, तब क्या हो जाएगा, तब प्रेगनेंसी होगी नहीं, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो इम्प्लांटेशन नहीं होगी, और इम्प्लांटेशन नहीं होगी तो बेटा जी क्या होगा, प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। तो उसके लिए कॉन्डम्स यूज किए जाते हैं, मेल्स के अंदर भी और फीमेल के अंदर भी। दूसरा मेथड होता है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, गोलियां होती हैं, ये हार्मोनल गोलियां होती हैं। ये क्या करती हैं, जो लेडीज होंगी, मतलब जो औरतें होती हैं, उनके अंदर क्या करती हैं, उनके अंदर की जो बॉडी के जो हॉर्मोन्स हैं उनमें गड़बड़ी कर देती हैं, ऊपर नीचे कर देती हैं, मतलब बॉडी में जो हार्मोन जितना होना चाहिए उसके बैलेंस को बिगाड़ देती हैं ये दवाइयां, जिसकी वजह से क्या होता है, सही टाइम पे एग रिलीज नहीं होता, और सही टाइम पे एग अगर रिलीज नहीं होगा तो फिर तो प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, क्योंकि एग का सही टाइम पे रिलीज होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये नहीं कि कभी भी 2 महीने तक 3 महीने तक रिलीज नहीं हुआ, या 2 महीने 3 महीने तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक टाइम पे रिलीज होना। तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जैसे ओरल पिल्स एग्जाम्पल हो गया, इनका काम होता है हॉर्मोन्स के साथ छेड़छाड़ करना फीमेल बॉडी के अंदर। तीसरा मेथड होता है लूप और कॉपर टी मेथड। ये टी शेप की, टी टी है ना, ये ऐसी होती है बेटा, ऐसी कॉपर से बनी हुई, ऐसी ऐसी वो होती है एक डिवाइस बोल रही हूँ भाई, ऐसे ही टी शेप का एक वो होता है, डिवाइस ही बोल सकते हैं हम लोग। इसे क्या किया जाता है, यूट्रस के अंदर डाला जाता है फीमेल की, ताकि प्रेगनेंसी को रोका जा सके। लेकिन इसके साइड इफेक्ट होते हैं। साइड इफेक्ट क्या है, इरिटेशन होगी यूट्रस में, जब मैं ऐसी किसी चीज को, हम अपनी बॉडी के अंदर किसी चीज को डालते हैं तो अनकंफर्टेबिलिटी तो फील होगी हमें। तो इसी में क्या होता है, ऐसे ही फीमेल के यूट्रस के अंदर अगर हम इस टी शेप के जो ये स्ट्रक्चर होता है, ये टी शेप का जो ये क्या बोल सकते हैं यार इसको, डिवाइस होता है, टी शेप का जो ये डिवाइस होता है, इस डिवाइस को अगर मैं यूट्रस के अंदर डाल दें फीमेल की, तो इससे प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। लेकिन इसके साइड इफेक्ट होते हैं कि इससे इरिटेशन होती है यूट्रस के अंदर, ठीक है, बहुत दिक्कत होती है। और दूसरा, कॉपर टी मेथड से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी हो सकती है। ये उन डिजीज बीमारियों को रोकता नहीं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज वो होती हैं बेटा जो क्या होंगी, एक इंसान से दूसरे इंसान के थ्रू आती हैं, लेकिन कब, जब वो फिजिकल कांटेक्ट में आते हैं एक दूसरे के, जब वो फिजिकल कांटेक्ट में आएंगी उस टाइम पे ट्रांसफर होती हैं। ठीक है, ये बीमारियां कब होती हैं, फिजिकल कांटेक्ट के टाइम पे क्या होंगी, बीमारियां ट्रांसफर होती हैं एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर। ठीक है, मेल से फीमेल के अंदर या फीमेल से मेल के अंदर। तो जो ये कॉपर टी मेथड है, ये एसटीडीज बोलते हैं इन्हें, इन्हें भी नहीं रोकता। ठीक है, ये इन्हें प्रिवेंट नहीं करता। हो सकती है कॉपर टी का इस्तेमाल करने से एसटीडी हो सकती है, ये वाली बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, याद रखना। फिर होता है हमारा अगला, आता है लास्ट हमारा सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड एक ऐसा मेथड है जिससे हम परमानेंट प्रेगनेंसी से छुटकारा दिला सकते हैं। जिन लोगों को बच्चा करना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं करना, वो इस मेथड को करा सकते हैं। तो इस मेथड के लिए क्या होता है, वैसे ये अच्छा नहीं है क्योंकि ये इरिवर्सिबल है। ये अगर एक बार तुमने करा लिया उसके बाद तुम दोबारा नॉर्मल कंडीशन में नहीं आ पाओगे। इसमें क्या होता है, जो मेल के अंदर वास डिफरेंस होता है, मैंने डायग्राम तुम्हें दिखाया था, मैं यहाँ ऐड करना भूल गई। तो वास डिफरेंस होता है, उसमें हम लोग उसे काट देंगे, थोड़ा सा काट के ऐसे बांध देंगे। और फीमेल के अंदर क्या होता है, जो हमारा फीमेल के अंदर फेलोपियन ट्यूब होती है, फेलोपियन ट्यूब को भी काट देंगे और उसमें थोड़ा सा ऐसे टांके लगा देंगे। तो कट गया, टांके लगा दिए हमने।
ये होता है। अब इसमें क्या होगा, अब मेल के अंदर हमें पता है कि वास डिफरेंस से स्पर्म ट्रेवल करके आएगा। अगर हमने वास डिफरेंस को ही काट दिया, वास डिफरेंस को काट दिया और वहां पे टाके लगा दिए, तो स्पर्म आगे मूव भी नहीं कर पाएगा। समझ आई? मतलब हमने स्पर्म का रास्ता ब्लॉक कर दिया। इसी तरीके से अगर मैंने फेलोपियन ट्यूब के अंदर कट मार दिया और तो क्या होगा, अब स्पर्म जो है, सॉरी, जो एग है वो फेलोपियन ट्यूब तक आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि मैंने तो उसे काट दिया। काटने का मतलब मैंने उसका रास्ता रोक दिया, एग का रास्ता रोक दिया। तो फर्टिलाइजेशन होगी ही नहीं, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो इम्प्लांटेशन नहीं होगी, इम्प्लांटेशन नहीं होगी तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो ये काफी खतरनाक मेथड है। मेल के अंदर भी होता है, फीमेल के अंदर भी होता है ये, लेकिन कॉपर्टी मेथड सिर्फ फीमेल के अंदर होता है। अब क्या होता है भैया, अब आजकल तुम देख रहे हो ये जो मेथड्स होते हैं ना, ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस होते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस मतलब प्रेगनेंसी को रोकने वाले डिवाइसेस, ये होते हैं। आजकल फीमेल फोर्टिसाइड का केस बहुत बढ़ रहा है। फीमेल फोर्टिसाइड का मतलब होता है गर्ल चाइल्ड की डेथ। ये सरकार ने बैन कर रखा है, लेकिन फिर भी लोगों को जैसे ही पता चलता है कि अरे इलीगल तरीके से लोग टेस्ट कराते हैं कि लड़का है कि लड़की है, ये चीज, और जैसे ही पता चला कि लड़की है तो क्या कराते हैं, अबॉर्शन करा देते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा एक इलीगल काम है, बुरा काम है। इट्स नॉट गुड फॉर देम, ये हमारे कर्मों को खराब करता है, ठीक है। हम नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं, इसके लिए जो लोग ये सब करा रहे हैं उनको भोगना भी पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये बहुत ही गलत काम है। इसी वजह से जो चाइल्ड सेक्स रेशो है, मतलब फीमेल और मेल का रेशो है, वो डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि आज भी जो पिछड़े हुए गांव है, पिछड़े हुए जो शहर है, वहां पे क्या होता है, ये काम होता है, लड़की के पैदा हो जैसे लोग को पता चलता है कि कोई भी औरत प्रेग्नेंट है, वो सबसे पहले टेस्ट कराएंगी कि लड़का है कि लड़की है। अगर लड़की निकल गई तो वहीं पे उसका एबॉर्शन करा देंगे इलीगल तरीके से। और कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे भी होते हैं जो ये अलाउ भी करते हैं, एबॉर्शन कर भी देंगे और टेस्ट भी के लिए भी अलाउ करते हैं, इलीगल तरीके से टेस्ट करते हैं। भाई कराने वाला तो करा रहा है, लेकिन हॉस्पिटल वाले 1000 2000 रुपए के चक्कर में वो टेस्ट करते भी हैं, जो कि एक बहुत ही गलत चीज है। नहीं करना चाहिए, वो हमारे लोगों के अगेंस्ट है, नहीं बताना चाहिए। बट बहुत से ऐसे भी होते हैं जो एक ईमानदारी तरीके से इस टेस्ट के लिए साफ साफ मना कर देते हैं कि नहीं, हम लोगों को नहीं करना, हम नहीं करेंगे, हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। तो ये बहुत ही गलत एक्ट है, ये नहीं करना चाहिए, और हमारी सरकार ने भी इस पे बैन लगा रखा है, लेकिन फिर भी कुछ पिछड़े शहर और गांव वाले लोग आज भी इसे कराते हैं। बट ये बहुत गलत है, बहुत गलत है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी ऊपर वाला दे रहा है उसे सच्चे मन से, सच्चे दिल से स्वीकार करना चाहिए। और गर्ल चाइल्ड इज द बेस्ट चाइल्ड, आई एम सेइंग गर्ल चाइल्ड इज द बेस्ट चाइल्ड। हर घर में एक लड़की होनी चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सोसाइटी। तो दिस इज ऑल अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और हमने पढ़ लिया, थोड़े बहुत हमने काम की बात, कर्म की बात हिसाब कर ली, क्योंकि ऊपर वाला सबका हिसाब करता है, चाहे कोई भी हो। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ, ठीक है। तब तक के लिए अपना पढ़ते रहो, रिवीजन